हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 25 दिनों वाला सीरीज आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे। आज 25 दिनों वाला सीरीज छठा क्लास है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि हर किसी का फेवरेट होता है। आज वही फेवरेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ देख रहे हैं आप, सिर्फ 1 घंटे में चैप्टर खत्म। आज सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको मुंह जुबान पे याद करा देंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जुबान पे याद हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जुबान पे याद करा देंगे। ये 1 घंटे में पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी का एक भी लाइन छोड़ा नहीं जाएगा और एक भी लाइन एक्स्ट्रा बताया भी नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक। और सिर्फ 1 घंटे में खत्म चैप्टर, वन शॉट फॉर्म में रहेगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि खास तौर से ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो कि अपना 1 साल समय बर्बाद कर देता है और आखिरी समय में सोचता है कुछ जादू मंत्र मिल जाए जिससे हम एग्जाम में अच्छा कुछ कर ले जाए। उन्हीं के लिए है कि 1 घंटा में ही पूरी चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। कितने? सिर्फ 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। उसके बाद आपको जुबान पे याद हो जाएगी ये चैप्टर। मुंह पे जैसे हम बोलेंगे आप भी उसे बोल पाइएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आपको लेकिन वीडियो पूरा देखना है। मैं आपसे ये एक बात की गारंटी करता हूं, आप इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ना सब्जेक्टिव। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मानव कैसा है। तो पहला पॉइंट इसका आता है, पहला पॉइंट कि मानव लैंगिक जनन करने वाला मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? मानव लैंगिक जनन। मानव कैसा करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये मानव कैसा करता है? लैंगिक जनन करने वाला प्राणी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्राणी है। तो अब तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जरायुज। इसे क्या बोलते हैं? ईवी पैरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवी पैरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवी पैरस, सॉरी वीवी पैरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीवी पैरस। मानव कैसा है? ये कैसा है? सजीव पर्जक प्राणी। मानव कैसा है? तो मानव सजीव पर्जक प्राणी। कैसा है? सजीव पर्जक प्राणी। सजीव पर्जक प्राणी का इंग्लिश क्या होता है? वीवी पैरस। और अनपर्जक प्राणी किसे कहेंगे? अनपर्जक प्राणी। अनपर्जक प्राणी। अनपर्जक प्राणी किसे कहते हैं? तो अनपर्जक प्राणी को इंग्लिश में बोलते हैं ओवी पैरस। ओवी पैरस। अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है, क्या होता है वीवी पैरस और क्या होता है ओवी पैरस। तो ओवी पैरस का मतलब क्या होता है? जो ऐसे जंतु जो अंडे से अपने बच्चे को जन्म देता है, जो अंडा देता है उसे क्या बोलते हैं? ओवी पैरस। अंडे देने वाले प्राणी को क्या बोलेंगे? ओवी पैरस। और बच्चे देने वाले प्राणी को क्या बोलेंगे? सजीव पर्जक प्राणी, यानी वीवी पैरस। ठीक, ये 2 पॉइंट क्लियर हो। आप कैसे इन दोनों पॉइंट में ना हर स्टूडेंट को ये लगता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अगर पूछे कि मानव कैसा प्राणी है, मानव सजीव पर्जक प्राणी यानी वीवी पैरस। अब पूछ देगा पक्षी कैसा प्राणी है, तो पक्षी कैसा है? एक ओवी पैरस प्राणी। अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्या रहता है कि पक्षी में ओवी होगा कि वीवी पैरस होगा, ये कंफ्यूजन आता है। आज मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आप लोगों को
क्या कंफ्यूजन दूर होगा? ये क्या करता है, पक्षी क्या करता है, अंडा रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओ से शुरू होता है, ओविपेरस यानी ओवम। तो ओ से ओवम और ओ से ओविपेरस। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, नहीं। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की घटना। क्या पढ़ेंगे, लैंगिक, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो देखेंगे। लैंगिक जनन की घटना। लैंगिक जनन की घटना में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, युग्मक बनता है। क्या बनता है, युग्मक जनन होता है। सबसे पहले क्या होता है, युग्मक जनन। क्या होता है, युग्मक जनन। क्या होता है, युग्मक जनन, यानी जिसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। हम लिखेंगे सिर्फ हिंदी में, लेकिन उसका मीनिंग इंग्लिश में भी बोलेंगे। गैमेटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं। युग्मक जनन में क्या होता है, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर में क्या बनता है और मादा में क्या बनता है, तो नर में बनता है स्पर्म युग्मक के रूप में, गैमेट के रूप में, और मादा में क्या बनता है, ओवम। क्या बनता है, ओवम। अब युग्मक जनन का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कैसे होगा, ये स्पर्म में कहाँ जाएगा, स्पर्म कहाँ जाएगा, फीमेल के वेजाइना में। कहाँ जाएगा, वेजाइना में। अब ना स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में जाना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। यानी इंसेमिनेशन को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन को बोलते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन किसे कहते हैं, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि वीर्य सेचन किसे कहते हैं। वीर्य सेचन किसे कहते हैं, नर द्वारा, क्या नर के शिश्न के द्वारा वीर्य को मादा के योनि में छोड़ा जाना ही क्या कहलाता है, वीर्य सेचन। अब नहीं, मादा के क्या क्या, फीमेल के वेजाइना में क्या चले गया, फीमेल के वेजाइना में स्पर्म चला गया। अब स्पर्म चले गया क्या होगा, वहां पे ओवम रहता है, तो स्पर्म और ओवम का क्या होगा, निषेचन होगा। उसके बाद क्या, कौन सा प्रोसेस आएगा, निषेचन। निषेचन के बाद कौन सा आता है, निषेचन हो गया। अब मान लो निषेचन हो गया, स्पर्म और ओवम का क्या हो गया, मिलन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। उसके बाद क्या बने, जाइगोट। जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। जाइगोट क्या होता है, जब जाइगोट क्या होता है, नर जाइगोट कितना, 2 कोशिकीय अवस्था आता है। ये जब 64 कोशिकीय अवस्था हो जाता है, 64 सेल स्टेज, तब ये कहाँ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टो, अच्छे से लिखता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ये जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आता है ना, ये कहाँ जाता है, गर्भाशय के दीवार से जाकर के चिपक जाता है। अब गर्भाशय की दीवार से चिपकना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। अब गर्भाशय की दीवार से चिपका, अब यहीं पे ना क्या होगा, ये 9 महीना तक रहेगा। कहाँ, इम्प्लांटेशन गर्भाशय में कितना रहता है, 9 मंथ तक रहता है। शिशु गर्भाशय में कितना दिन रहता है, 9 मंथ तक रहता है। यहीं पे क्या होगा, अब भ्रूण का क्या होगा, भ्रूणीय परिवर्धन होगा। उसके बाद क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन यानी जेस्टेशन पीरियड। भ्रूणीय परिवर्धन के बाद क्या होगा, प्रसव। क्या होगा, प्रसव। प्रसव के बाद क्या, प्रसव क्या, बच्चे को जन्म दे देना ही क्या आता है, प्रसव कहलाता है। तो आप लोग समझ गए लैंगिक जनन की घटना में क्या होता है, सबसे पहले युग्मक जनन बनता है। ये पाठ भी पूछा जा सकता है, युग्मक जनन बनता है, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक स्थानांतरण होने के बाद क्या, निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जब ये 64 स्टेज का हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में ही क्या, गर्भाशय में ही क्या 9 मंथ तक बच्चे रहता है। उसके बाद क्या होगा, इसका बच्चे का विकास होगा। गर्भाशय में क्या 9 मंथ तक बच्चे का विकास होगा, आंख बनेगा, पैर बनेगा, सर बनेगा,
पूरा चीज उसका क्या होगा, विकास होगा, इसलिए इसे घूर्णीय परिधि। उसके बाद क्या हो, जब हर चीज बन जाएगा पूरी बॉडी, एक शिशु के रूप में एक बच्चा क्या पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, यानी डिलीवरी हो जाएगा। तो ये ही सभी पढ़ना है, कैसे बनता है युग्मक जनन ये देखेंगे, उसके बाद कैसे युग्मक हस्तांतरण होता है ये देखेंगे, कैसे होता है निषेचन वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे भ्रूणीय परिवर्धन होता है ये सभी देखेंगे। इसको कहते हैं इरेज, इरेजर यही है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे मेन मुद्दे की बात। ये तो थोड़ी रिव्यू था। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ ये एक पेज पढ़ाना है, एक पेज इधर एक पेज इधर, टोटल एक पन्ना, और एक पन्ना कह सकते हैं या इसे 2 पेज बोल सकते हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ाना और पूरी चैप्टर खत्म। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट काम की बात करते हैं। आप पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, यानी बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जरा हम एक बार वीडियो देख लेते हैं सही बन रहा है या नहीं। वीडियो सही बन रहा है, क्योंकि अकेले हैं ब्रो, इसलिए देखना पड़ता है क्वेश्चन। नर जनन तंत्र, सबसे पहले ये आता है, नर जनन तंत्र आते ही सबसे पहले ये देखना है कि इसका लोकेशन कहाँ, लोकेशन, इसका लोकेशन कहाँ, लोकेशन इसका कहाँ होता है, इसका लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है श्रोणी क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है, श्रोणी क्षेत्र, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं, पेल्विस, पेल्विस रीजन बोलते हैं। नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, पेल्विस रीजन यानी श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। और नर जनन तंत्र के रूप में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। नर जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र में वृषण पढ़ेंगे, यानी टेस्टिस। उसके बाद सहायक नलिका पढ़ेंगे, सहायक नलिका यानी एसेसरी डक्ट। सहायक नलिका के बाद पढ़ेंगे एक जोड़ी ग्रंथि, एक जोड़ी ग्रंथि, एक जोड़ी ग्रंथि, यानी इसे बोलते हैं वन पेयर ग्लैंड। उसके बाद माना जाता है बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, जननेंद्रिय, ये सभी पढ़ेंगे। अब वृषण के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सहायक नलिका में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। सहायक नलिका में एक आता है सहायक नलिका में कौन कौन आता है, वृषण जालक, वृषण जालक यानी रेटिटेस्टिस। उसके बाद शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंशिया। उसके बाद अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण यानी एपिडेर्मिस। और उसके बाद क्या था, शुक्रवाहक, क्या, शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस। एक जोड़ी ग्रंथि के रूप में क्या पढ़ेंगे, एक जोड़ी ग्रंथि में हमारा आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। और हमारा आ जाता है शुक्राशय, यानी शुक्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। और बाह्य जननेंद्रियां के रूप में क्या आ जाता है तुम्हारा,
शिश्न आ जाता है। क्या आ जाता है? शिश्न, यानी हम बोल सकते हैं पेनिस। ठीक, इधर पढ़ेंगे विरेचन के बारे में। सहायक नलिका, एक जो ग्रंथि और विरेचन, बाह्य जननेंद्रियां, इतना किसमें पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र में पढ़ेंगे, यानी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ग्रंथि से क्या पूछता है, ये कि बल्बो यूरेथ्रन कितना पाया जाता है? एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है, 1 पेयर होता है। ठीक है, शुक्राशय में कितना पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है। और कितना पेयर होता है? 1 पेयर होता है। लेकिन प्रोस्टेट कितना होता है? सिर्फ एक होता है, एक प्रोस्टेट होता है। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, न जाने कितने बार। तो ये नीट में पूछा गया, न्यू टेस्ट एग्जाम में, बीसीसी में पूछा गया और बिहार बोर्ड में भी पूछा गया, इसलिए ये याद रखना। ठीक, हम पढ़ते हैं ओवरऑल विरेचन के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले ये बात करो, विरेचन का लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है विरेचन कोश में, यानी उदर गुहा के बाहर। कहाँ पाया जाता है ये विरेचन? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित विरेचन कोश में। कहाँ स्थित? विरेचन कोश में कहाँ पाया जाता है? उधर गुहा के बाहर स्थित विरेचन कोश, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ये विरेचन कोश में क्यों पाया जाता है? विरेचन उधर गुहा के बाहर स्थित विरेचन कोश में क्यों पाया जाता है? विरेचन कोश में ही क्यों पाया जाता है? क्यों? सुनो, क्यों पाया जाता है वो सुनो। क्यों? क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, किस फॉर्मेशन के लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारे शरीर के टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। कितना? बॉडी टेम्परेचर से कितना होनी चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए, तब जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस में होता है, और विरेचन कोश का टेम्परेचर भी कितना होता है? 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसलिए विरेचन जो पाया जाता है वो हमारे विरेचन कोश में पाया जाता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है, इसलिए विरेचन कोश में पाया जाता है। लोकेशन देख लिए, अब देखेंगे विरेचन के बारे में। ठीक, मान लो ये मेरा क्या है? अगर मान लो ये मेरा एक विरेचन है, ठीक है, मान लो ये विरेचन है। अगर मैं बात करूं विरेचन की लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। मैं चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, 2 से 3 सेंटीमीटर। और विरेचन में क्या होता है? विरेचन में क्या होता है? विरेचन में लगभग क्या होता है? 250 कक्षीय पिंड होता है। कितना? विरेचन के अंदर कितना होता है? 250 लगभग क्या होता है? कक्षीय पिंड होता है। इस तरह से कितना होता है? 250। ऐसा कितना होता है? विरेचन के अंदर 250 कितना होता है? कक्षीय पिंड होता है। हम लिखे विरेचन के अंदर कितना होता है? तो विरेचन हम यहां से लिखते हैं, विरेचन के अंदर, विरेचन में कितना होता है? लगभग 250 कक्षा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इस 250 कक्षा को, 250 कक्षा को बोलते हैं, इस 250 कक्षा को बोलते हैं विरेचन पालिका। क्या बोलते हैं?
वृषण पालिका, वृषण पालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और प्रत्येक वृषण पालिका में ना 1 से 3 क्या पाया जाता है, इस प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 इस तरह से शुक्रजन नलिका पाया जाता है, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1 से 3 शुक्रजन नलिका यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को हम शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिख सकते हैं। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी टीएल। टेस्टिकुलर लोब्यूल को क्या बोल सकते हैं, टीएल। तो वृषण कोश में यानी कि क्या बोलते हैं, वृषण पालिका में कितना होता है, 1 से 3 क्या होता है, शुक्रजन नलिका होता है। क्या होता है, शुक्रजन नलिका। क्या होता है, शुक्रजन नलिका। प्रत्येक शुक्रजन, ये जो शुक्रजन नलिका है ना, अगर हम इसी शुक्रजन नलिका को निकाल के देखें जूम करके इस तरह से, तो शुक्रजन नलिका का 2 पार्ट होता है। एक होता है भीतरी, एक होता है भीतरी क्षेत्र, और एक होता है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र, ठीक है। ये शुक्रजन नलिका को हम बाहर निकाल के देख रहे हैं, बाहर निकाल के देख रहे हैं, तो इसका 2 भाग होता है, एक भीतरी क्षेत्र होता है, एक बाहरी क्षेत्र होता है। अब हम कुछ इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें ये अच्छे से बताना है, इसके लिए हम इरेज करते हैं इधर का पार्ट। हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, किसको देखते हैं, मान लो इसको, ये क्या है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको है ना 2 भागों में बांटते हैं, एक बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र में एक होता है भीतरी भाग। भीतरी भाग, जो भीतरी भाग होता है ना, इसको हम 2 भीतरी भाग में 2 सेल्स पाया जाता है। कौन कौन सेल पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यानी शुक्रजन नलिका को भीतरी भाग में कौन कौन सा सेल पाया जाता है, एक सेल पाया जाता है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। और दूसरा पाया जाता है सर्टोली कोशिका। कौन, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। ये नर जर्म कोशिका क्या करता है, नर जर्म कोशिका का काम क्या है, तो नर जर्म कोशिका क्या करता है, स्पर्म को निर्माण करता है। क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। किस प्रोसेस द्वारा करता है, तो ये प्रोसेस होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं। ये सर्टोली कोशिका का क्या काम है, ये सर्टोली कोशिका क्या करते हैं, नर जर्म कोशिका को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। सर्टोली कोशिका क्या करते हैं, नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक, अब देखते हैं बाहरी क्षेत्र में क्या होता है। बाहरी क्षेत्र में ना क्या होता है, बहुत सारा इसमें जगह पाया जाता है। बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, जगह पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस, इंटरस्टेशियल स्पेस को ही बोलते हैं क्या, अंतराली, इंटरस्टेशियल स्पेस। इसमें क्या होता है, इस स्पेस में 2 चीज पाया जाता है। एक क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, या इसी को बोलते हैं हम लीडिंग कोशिका। इसी का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका का क्या काम है, लीडिंग कोशिका क्या करता है, ये बनाता है नर हार्मोन। नर हार्मोन, नर हार्मोन
नर हार्मोन ये बनाता भी है और सेक्रीशन का भी काम करता है, यानी फॉर्मेशन का भी काम करता है और सिक्रीशन का भी काम करता है। कौन सा नर हार्मोन बनाता है? तो एंड्रोजन। कौन सा बनाता है? एंड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड्रोजन हार्मोन कौन बनाता है? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अब एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? एक बार रिवीजन करते हैं किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में क्या रिवीजन करेंगे? टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिस का सबसे पहले लंबाई कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? लगभग 250 कक्षीय पिंड पाया जाता है। 250 कक्षा पाया जाता है। उस कक्षा का नाम क्या है? उस कक्षा को हम बोलते हैं वृषणीय पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल। वृषणीय पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या होता है? 1 से 3 सूत्रजन नलिका होता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम दो भाग में डिवाइडेड किए, एक बाहरी क्षेत्र, एक भीतरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस स्पेस में क्या होता है? एक ब्लड वेसल्स पाया जाता है और अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका क्या करता है? नर हार्मोन बनाता भी है एंड सिक्रीशन का भी काम करता है। ये कौन होता है? नर हार्मोन, एंड्रोजन। और भीतरी क्षेत्र में क्या होता है? दो कोशिका होता है, एक नरजन्म कोशिका, एक सर्टोली कोशिका। नरजन्म कोशिका क्या करता है? स्पर्म फॉर्मेशन करता है। किस थ्रू करता है? तो मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा करता है। सर्टोली कोशिका क्या करता है? नरजन्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है। अब जो है ना, अगर तुमसे कोई पूछे क्या पूछे स्पर्म कहाँ होता है, स्पर्म कहाँ बनता है, तुम अगर कोई पूछे स्पर्म कहाँ होता है, तुम क्या बोलेगा? अगर कोई पूछे स्पर्म कहाँ बनता है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वृषण में बनता है, यानी टेस्टिस में बनता है। अगर पूछ ले कि वृषण में स्पर्म कहाँ बनता है, तो वृषण में स्पर्म कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम एसटी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है। वृषण में भी स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पूछ ले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी स्पर्म कहाँ बनता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी स्पर्म कहाँ बनता है? तो बनता है नरजन्म कोशिका में। नरजन्म कोशिका में। और पूछ ले नरजन्म कोशिका में भी क्या डिवीजन होता है जिसके कारण स्पर्म बनता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, तब जाकर के ये बनता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सेमिनिफेरस यानी शुक्रजन नलिका से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना, स्पर्म यानी शुक्राणु का निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, यानी हिंदी में बोलेंगे वीर्य सेचन। अब हम करते हैं इसको इरेज। नरजन तंत्र के बारे में इतना था, वृषण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सहायक नलिका के बारे में। सहायक नलिका में क्या क्या होता है? अब नहीं, उसके बाद आ जाता है छोटा सा वृषण में पेनिस। पेनिस के बारे में जान लेते हैं। ये पेनिस जो होता है ना, ये पेनिस ना एक विशेष प्रकार का, किससे मिलकर बना होता है? एक विशेष प्रकार का उत्तक से मिलकर बना होता है, यानी टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक विशेष प्रकार के
उत्तक से मिलकर बना था, जो इसे किस चीज में हेल्प करता है, इसे हेल्प करता है इरेक्शन में। इसमें करता है इरेक्शन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है। ये इरेक्शन क्या करता है, स्पर्मिएशन में क्या करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन यानी इंसेमिनेशन को हम बोल सकते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को हम बोल सकते हैं, इंसेमिनेशन में क्या बनाता है, सुगम बनाता है, यानी सुगम बनाता है। ये इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, वही क्या होता है, वीर्य सेचन। ये वीर्य सेचन दूसरा होता है इंसेमिनेशन। जब एक मेल पेनिस के द्वारा जब क्या करता है, वीर्य माता के योनि में छोड़ता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। ये वीर्य सेचन में क्या करता है, सुगम बनाता है। ये एक विशेष प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनाता है, उत्तक से मिलकर बनाता है, जैसे जो इसे इरेक्शन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है, वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। तो टिश्यू में क्या होता है, ये इसका अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है, अंतिम वर्धित भाग, अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस, जो एक त्वचा से ढका होता है, किससे, त्वचा से ढका होता है, त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोरस्किन, फोरस्किन यानी अग्रछद, हिंदी में से बोलते हैं अग्रछद। अब देखो पेनिस के बारे में जानते हैं, पेनिस क्या होता है, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में शिश्न, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। पेनिस शिश्न क्या होता है, एक विशेष प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है, जो इस इरेक्शन में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में सुगम बनाता है। पेनिस का अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। ये एक त्वचा से ढका होता है, उस त्वचा को बोलते हैं फोरस्किन या अग्रछद बोलते हैं। ठीक, पेनिस के बारे में इतना था। अब हम पढ़ते हैं सहायक नलिका के बारे में। पेनिस के बारे में इतना ही, अब हम इसे करते हैं इरेज। अब पढ़ेंगे सहायक नलिका। सहायक नलिका कुछ नहीं, सहायक नलिका एसेसरी डक्ट। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ देख लो कि स्पर्म कैसे निकलता है, इजेकुलेशन कैसे होता है स्पर्म, सिर्फ ये जानना। तो स्पर्म क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजन नलिका। स्पर्म क्या होता है, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका से कहाँ जाता है, तो शुक्रजन नलिका से जाएगा वृषण जालक में, वृषण जालक में यानी रेटी टेस्टिस में। वृषण जालिका से जाएगा ये शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका में स्पर्म जाएगा, शुक्रवाहिका यानी वासा एफ्रेंसिया। शुक्रवाहिका से जाएगा ये यानी अधिवृषण, अधिवृषण में जाएगा, अधिवृषण यानी अधिवृषण को क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। अधिवृषण से कहाँ जाएगा, तो ये अधिवृषण से कहाँ जाएगा, अधिवृषण से जाएगा शुक्रवाहक, शुक्रवाहक कहाँ जाएगा, शुक्रवाहक में, यानी इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। ये क्या है, ये पूरा पाथवे क्या है, स्पर्म इजेकुलेशन का। स्पर्म किस तरह से बाहर निकलता है, स्पर्म कहाँ पाया जाता है, शुक्रजन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से कहाँ आता है, रेटी टेस्टिस, वृषण जालक में, वृषण जालक से कहाँ जाएगा, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक में जाएगा। ये क्या स्पर्म का एक पाथवे निकलने का। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि शुक्राशय, शुक्राशय प्लस शुक्र वाहिनी,
शुक्र वाय शुक्रवाही शुक्रवाही क्या लिखें शुक्रवाहिका शुक्राशय और शुक्रवाहिका मिलकर के क्या बनाता है क्या बनाता है इजेकुलेशन बनाता है क्या बनाता है इजेकुलेशन इजेकुलेशन बनाता है ये याद रख लेना संवहन स्खलन वाहिनी बनाता है। और मूत्राशय से क्या होता है एक पॉइंट और याद कर लो कि मूत्राशय से मूत्र शिश्न के छिद्र से निकलता हुआ मूत्राशय मुख में खुलता है। कैसे मूत्राशय चलो ये हटाओ इस टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसको इरेज कर देते हैं और पढ़ लेते हैं यहीं पे इसके बारे में एक जोड़ी ग्रंथि के बारे में एक जोड़ी ग्रंथि के बारे में इससे बस एक क्वेश्चन बनता है वही बताएं। सबसे पहले ये कौन पेयर में पाया जाता है कौन एनपेयर पाया जाता है तो दो क्या होता है पेयर में होता है शुक्राशय क्या होता है पेयर में होता है शुक्राशय एक जोड़ी होता है एंड बल्बो यूरेथ्रल यूरेथ्रल क्या होता है एक जोड़ी ये दोनों क्या होता है एक जोड़ी होता है। यही क्वेश्चन बनता है कि कौन जोड़ी में होता है कौन एक जोड़ा होता है कौन सिंगल होता है। और तीसरा कौन होता है तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक है। प्रोस्टेट क्या होता है ये सिंगल होता है। ये तीनों ने क्या बनाता है शुक्रीय प्लाज्मा बनाता है क्या बनाता है सेमिनल प्लाज्मा क्या बनाता है सेमिनल प्लाज्मा यानी शुक्रीय प्लाज्मा बनाता है। इसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम फ्रक्टोज कैल्शियम पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है और कुछ एंजाइम्स ठीक है। और क्या पाया जाता है इसमें सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है कैल्शियम फ्रक्टोज एंड एंजाइम कैल्शियम पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है एंजाइम पाया मोस्ट इंपोर्टेंटली इस सेमिनल प्लाज्मा शुक्रीय प्लाज्मा में क्या पाया जाता है कैल्शियम फ्रक्टोज एंजाइम याद करो मेरे साथ शुक्रीय प्लाज्मा में क्या पाया जाता है कैल्शियम फ्रक्टोज एंजाइम ये तीनों मिलकर क्या बनाता है शुक्रीय प्लाज्मा बनाता है सेमिनल प्लाज्मा ये तीनों मिलकर ये बनाता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है कैल्शियम होता है फ्रक्टोज होता है एंजाइम्स होता है। हम बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल से एक पॉइंट बनता है क्या बल्बो यूरेथ्रल से क्या एक क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन ये बनता है कि बल्बो यूरेथ्रल लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। पूछेगा लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है स्नेहन में कौन हेल्प करता है लुब्रिकेशन यानी स्नेहन क्या करता है हेल्प करता है। बस इतना ही क्वेश्चन था एक जोड़ी ग्रंथि से। और बाह्य जननेंद्रिय के रूप में क्या आता है हमारा तो बाह्य जननेंद्रिय के रूप में हमारा आता है पेनिस ठीक। देख लिए इतना सारा हो गया। बाह्य जननेंद्रिय में पेनिस पढ़ लिए सहायक ग्रंथि में क्या पढ़ रही है शुक्राशय बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि एंड सहायक नलिका में ये पढ़ लिए पूरा सहायक नलिका में शुक्रजन नलिका विरेचन शुक्रवाहिका अधिवेशन शुक्रवाह यही। यहाँ पे क्या होता है आपका पुरुष जनन तंत्र कंप्लीट होता है। क्या होता है पुरुष जनन तंत्र क्या होता है कंप्लीट होता है। आप पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र आप क्या पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तब तक हम एक बार वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं तो बन रहा अब पढ़ना है मादा जनन तंत्र के रूप में मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखो। मादा जनन तंत्र के रूप में अगर मैं यहाँ पे साइड में एक फिगर बनाना चाहूँ, फिगर उतना अच्छा नहीं बनाया क्योंकि बहुत फास्ट में बना रहे हैं। इसे बोलते हैं क्या, अंडा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडा से। एक बार देख लेते फिगर सही बना है कंफर्मेशन के लिए। सॉरी गलत बना है, यहाँ पे होता है क्या, फिमरी जैसी संरचना होती है, ऐसे होता है, उनको ज्यादा कुछ गलत है। इससे अटैच होता है हमारा अंडा से, इससे अटैच क्या होता है हमारा अंडा से। ठीक है, ये क्या है, अंडा से, अंडा से इसको बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी यानी इसको बोलते हैं झालर, जल्दी से करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्भाशय। मैं बस अभी सीक्वेंस के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस बताना है। इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका, और इसको बोलते हैं यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा, सॉरी इसको नहीं, इसको गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये हमारा आ जाता है योनि, और यहीं पे एक पतला सा लेयर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हाइमन, हाइमन। अब देखो इस मादा जनन तंत्र में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैसे इसको याद रखना है, मादा जनन तंत्र में क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, अंडाशय होता है, सबसे पहले क्या पढ़ना, अंडाशय, उसके बाद फेलोपियन नलिका, सबसे पहले अंडाशय, अंडाशय कहाँ जाता है, फेलोपियन नलिका में, अंडाशय निकल करके ओवम कहाँ जाता है, फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका के बाद ये कहाँ जाएगा, फेलोपियन नलिका के बाद कहाँ जाएगा, गर्भाशय में, गर्भाशय में। उसके बाद कहाँ जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा यानी जिसे सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के बाद कहाँ जाएगा, योनि। ये सभी पढ़ना देख ले क्या क्या था। ये फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है फिगर। कंपटीशन में क्या होता है, कई बार ये फिगर दे देता है और पूछ लेता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, आप पढ़ते हैं। सबसे पहले अंडाशय के बारे में एक एक करके एक बार वीडियो देख लेते हैं क्योंकि डाउट हो रहा है हमको। हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में, फिगर रहने देते हैं अभी।
तो फिगर से भी काम है हमको। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। तो निकाल लेते हैं हम अंडाशय। अंडाशय यहाँ पे लिखते हैं अंडाशय, इसी को बोलते हैं ओवेरी। अंडाशय क्या होता है, सबसे पहले मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। क्योंकि अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा और स्टेरॉइड हार्मोन। अंडाणु प्लस में क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का भी क्या करता है, सेक्रेट करता है। एंड श्रोणि भित्ति द्वारा क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, श्रोणि भित्ति द्वारा, श्रोणि भित्ति द्वारा, श्रोणि भित्ति द्वारा, श्रोणि भित्ति द्वारा स्नायुवा, श्रोणि भित्ति द्वारा क्या होता है, स्नायुवा द्वारा जुड़ा होता है। स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। श्रोणि भित्ति स्नायुवा द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। स्नायुओं को क्या बोलते हैं, स्नायुओं को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिगामेंट। श्रोणि भित्ति गर्भाशय स्नायुओं द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। कौन, अंडाशय। ठीक, और अंडाशय से बनने वाला क्या क्वेश्चन, अंडाशय क्या है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये क्या करता है, अंडाणु बनाता है। इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन होता है। श्रोणि भित्ति द्वारा क्या होता है, स्नायुओं से जुड़ा होता है। अंडाशय, इसमें क्या होता है, एपिथेलियम होता है। क्या होता है, एपिथेलियम। मान लो ये अंडा, इसके अंदर क्या अंडाणु है, इसके बाहर जो लेयर होता है इसी को बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। ये एपिथेलियम ना अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अंडाशय पीठिका से। और ये अंडाशय पीठिका ना दो चीज सीक्रेट करता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स आंतरिक, ये अंडाशय पीठिका से जुड़ा रहता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, किससे जुड़ा रहता है, अंडाशय पीठिका से जुड़ा रहता है। ये अंडाशय कहाँ पाया जाता है, अंडाशय उदर के निचले में पाया जाता है। कहाँ, उदर के निचले हिस्से में, उदर के निचले हिस्से में एक एक अंडाशय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उदर के निचले हिस्से में क्या होता है, एक एक अंडाशय पाया जाता है। इतना था अंडाशय के बारे में। ठीक, अंडाशय क्या है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग। ये अंडाणु और स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है। श्रोणि भित्ति द्वारा, स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय किससे जुड़ा होता है, श्रोणि भित्ति गर्भाशय स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। श्रोणि भित्ति द्वारा जुड़ा होता है। एंड क्या करता है, ये उदर में निचले हिस्से में एक एक अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के जो बाहर एक लेयर होता है, उस लेयर को बोलते हैं एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर क्या बनाता है, अंडाशय पीठिका बनाता है। बस इतना था अंडाशय के बारे में। अंडाशय के बारे में इतना ही, इतना। अब अंडाशय के बाद हमारा क्या आ जाता है, फैलोपियन नलिका। हेडिंग दो, फैलोपियन नलिका। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले फैलोपियन नलिका की। फैलोपियन नलिका क्या है,
इसकी लंबाई अगर हम बात करें, फेलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। फेलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फेलोपियन नलिका की लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब फेलोपियन नलिका कहाँ होता है? ये अंडाशय से निकलता है। अंडाशय, अंडाशय से कहाँ जाता है? गर्भाशय तक। गर्भाशय तक जाता है। ये कहाँ जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है। मैं बात करता हूँ फेलोपियन नलिका में कौन कौन आता है। फेलोपियन नलिका के 3 भाग होता है। कौन कौन? 3 भाग आता है। पहला आता है कीपक, उसके बाद तुम्बिका, तुम्बिका, और तीसरा संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। कीपक को बोलते हैं इनफंडिकुलम, तुम्बिका को बोलते हैं एम्पुला, एंड संकीर्ण पथ को बोलते हैं इस्थमस। ये जो सबसे अंडाशय के नजदीक वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं कीपक, एंड बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं तुम्बिका। ठीक, एंड सबसे अंतिम जो होता है उसे बोलते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। ठीक, अब बात होता है निषेचन कहाँ होता है? निषेचन, निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु प्लस शुक्राणु का मिलना कहाँ होता है? अंडाणु प्लस शुक्राणु कहाँ मिलते हैं? अंडाणु प्लस शुक्राणु कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? फेलोपियन नलिका में। कहाँ मिलते हैं? फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका के कौन सी भाग में? फेलोपियन नलिका के तुम्बिका, तुम्बिका, संकीर्ण, संकीर्ण पथ, संधि स्थल। यहाँ पे क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका, संकीर्ण पथ, संधि स्थल। सबसे पहले निषेचन अंडाणु शुक्राणु का मिलने कहाँ मिलन होता है? फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका में कहाँ? तुम्बिका, संकीर्ण पथ, संधि स्थल में। ठीक, और ये फिमरी का क्या काम है? इस झालर का यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि अब ये फेलोपियन नलिका खत्म हो जाएगा तो ये छूट जाएगा। झालर, झालर का मेन काम, एक ही काम याद रखना है, ये अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय से जो अंडाणु उत्पन्न होता है, अंडाशय से जो अंडाणु उत्पन्न होता है उसको क्या काम करता है? पकड़ने का काम करता है। इसका क्या काम है? अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को पकड़ने का काम करता है। पकड़ने का काम करता है। बस। ठीक, फेलोपियन नलिका के बारे में क्या पढ़े? फेलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका कहाँ से कहाँ तक होता है? तो अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक जाता है। फेलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन नलिका में होता है। फेलोपियन नलिका के कौन सी भाग में? तुम्बिका, संकीर्ण पथ, संधि स्थल में। फेलोपियन नलिका का 3 पार्ट होता है, एक होता है कीपक, एक होता है तुम्बिका, एक होता है संकीर्ण पथ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंडाशय से, अंडाशय के निकट फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग है? तो अंडाशय के निकट फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग है? कीपक। बोलेगा गर्भाशय के निकट फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग है? तो संकीर्ण पथ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपका फेलोपियन नलिका भी क्या होता है? समाप्त। फेलोपियन नलिका भी क्या होता है? समाप्त। अब पढ़ेंगे फेलोपियन नलिका के बाद क्या आ रहा है? हमारा फेलोपियन नलिका के बाद में आ जाता है गर्भाशय। क्या आता है?
गलती क्यों होता है? गर्भाशय, गर्भाशय को क्या बोलते हैं? यूटेरस। गर्भाशय का दूसरा नाम और क्या होता है? इसे बोलते हैं बच्चादानी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है गर्भाशय को और किस नाम से जाना जाता है? और वोम, ठीक, इस नाम से जाना जाता है। गर्भाशय का अगर हम आकार की बात करें, इसका कैसा आकार होता है? गर्भाशय का आकार होता है नाशपाती, उल्टी नाशपाती का आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टी नाशपाती का आकार का होता है। नाशपाती के आकार, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। ऐसा होता है, उल्टी नाशपाती आकार का होता है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय, गर्भाशय जो होता है एक पतली ग्रीवा द्वारा, क्या? पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। क्या? पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। पूछेगा कि गर्भाशय ग्रीवा किसे बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा किसे बोलते हैं? जब गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, इसे ही क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। गर्भाशय की गुहा को, इसको बोलते हैं गुहा, ठीक है? गर्भाशय की गुहा को ग्रीवानाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय की गुहा को ग्रीवानाल बोलते हैं। ग्रीवानाल। गर्भाशय की गुहा को गर्भाशय की गुहा को क्या बोलते हैं? ग्रीवानाल बोलते हैं। ठीक, अब गर्भाशय की ना 3 परत होता है। कितना परत होता है? 3 परत होता है। पहला परत होता है सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मध्य में होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंतिम होता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये होता है, क्या होता है? बाहर में, सबसे बाहर। ये होता है मध्य में, ये होता है सबसे अंदर। एंडो से इन से अंदर और इन से एंडोमेट्रियम, ठीक है? पेरीमेट्रियम क्या होता है? बाहर। मायोमेट्रियम का क्या काम है? ये प्रसव के समय क्या होता है? प्रसव के समय संकुचन में हेल्प करता है। प्रसव के समय क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मायोमेट्रियम नहीं होता। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? ब्रेक होता है और ब्लड इसी से बनता है, जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना, लगभग 70 से 80 ml ब्लड क्या होता है? लॉस होता है। ये ब्लड कौन बनाता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही बनाता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? टूट जाता है, जिससे क्या बनता है? ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने से क्या होता है? ब्लड बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या आपका गर्भाशय भी खत्म, गर्भाशय ग्रीवा भी खत्म, योनि कुछ नहीं है, योनि के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। हाइमन आता है। हाइमन किसे बोलते हैं? हाइमन क्या होता है? तो योनि में क्या होता है? पतली झिल्ली के रूप में बोलो या पतली पेपर के आकार का होता है योनि के पास, जो कि क्या होता है? हाइमन होता है। हाइमन कैसे ब्रेक होता है? फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सही नहीं है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ही सिर्फ होता है। साइकिल चलाते वक्त भी हो सकता है, घुड़सवारी करते वक्त भी हो सकता है, कोई भारी सामान उठाते वक्त भी हो सकता है, कबड्डी खेलते वक्त भी हो सकता है। बहुत सारा रीजन है हाइमन ब्रेक होने का। यहाँ पे आपका क्या होता है?
मादा जनन तंत्र भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। मादा जनन तंत्र भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, 1 घंटा पढ़ा है तो वीडियो ही नहीं बना था। चलो अब पढ़ लेते हैं युग्मक जनन के बारे में। इसके बारे में, युग्मक जनन। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। पहले हम पढ़ेंगे नर युग्मक के बारे में, तब पढ़ेंगे मादा युग्मक, कैसे युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन पढ़ने के लिए इसे सबसे पहले 3 भागों में बांट देते हैं। किस तरह से युग्मक जनन को पढ़ेंगे। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योर फेज। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ग्रोथ एंड मैच्योर। फेज लगा दो सबके आगे, अच्छा है। ठीक है, युग्मक जनन को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हम इसे 3 फेज बनाते हैं, ताकि युग्मक जनन को आसान तरीके से हम पढ़ सकें। युग्मक जनन को आसान तरीके से पढ़ने के लिए इसे 3 फेज बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज, एक मैच्योर फेज। सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। क्या होता है, इसको अच्छे से देखना। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र कितना होता है, 44 प्लस एक्स वाई। क्योंकि हम किसका देख रहे हैं, ये मेल का देख रहे हैं, मेल, इसलिए क्या होता है, एक्स वाई। ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन, जिससे बनता है, एक बनता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, एक तो सेम ही बन जाता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, ये सेम ही बन जाता है। दूसरा इससे बनता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। इससे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है ग्रोथ। इसमें क्या होता है, ये था मल्टीप्लिकेशन फेज, अब क्या आता है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या हो जाता है, ये बनाता है ग्रोथ फेज में क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ भी कितना है गुणसूत्र, 44 प्लस एक्स वाई। यहाँ ग्रोथ फेज में क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी तक हमने युग्मक जनन को पढ़ने के लिए आसान तरीके से कितने भागों में बांटा है, 3 भागों, मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्योर फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योर फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम क्या लिए हैं,
स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए बनता है और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी बनता है। जब स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में ग्रोथ फेज होता है जिससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ भी क्या है, गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस एक्स वाई। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा होता है मैच्योर फेज। या यहां से जो स्टार्ट होगा ना, मैच्योर फेज स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होता है प्रथम मियोसिस, मियोसिस यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी में भी लिखने दो, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनता है दो, क्या बनता है, दो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। इधर भी क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या हो जाती है कम, आधा, क्योंकि क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस वाई। ठीक, अब ना इसमें भी क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, दोनों में होता है सेकेंड मियोसिस डिवीजन। क्या, सेकेंड मियोसिस डिवीजन क्या होता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है। जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, लेकिन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संख्या डबल हो जाए। तो सेकेंड मियोसिस में क्या हो जाता है, इससे बन जाता है दो स्पर्मेटोजोआ। क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स बनता है, सॉरी क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। यहाँ भी क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। यहाँ भी क्या बन जाता है, दो स्पर्मेटिड्स बन जाता है, स्पर्मेटिड्स। यहाँ भी क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड्स। इस तरह से क्या होता है, युग्मकरण में कितना बन गया, टोटल 4 युग्मक बना। कितना बना, 4 युग्मक। अब क्या है, सब अगुणित है, सब क्या है, अगुणित है, सब क्या है, अन लगा दो, अन का मतलब पता है, अगुणित होता है, सब क्या है, अगुणित है। ये स्पर्मेटिड से, ठीक है, स्पर्मेटिड से क्या होता है, सेप ट्रांसफर करता है। क्या करता है, सेप ट्रांसफर, सेप ट्रांसफर करता है यानी रूपांतरण, जिससे क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जिसे क्या बोलते हैं, या इसे और एक नाम से जानते हैं, स्पर्म। ये था युग्मक जनन। आप एक बार देख लें, ठीक है। हम एक बार फिर बोल देते हैं, युग्मक जनन को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटा था, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज एंड एक मैच्योर फेज। अब यहां से लेकर के ना यहां तक का फेज क्या कहलाता है, मैच्योर फेज कहलाता है, मैच्योर फेज। क्या होता है, 3 फेज में बांटे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योर फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज सबसे पहले क्या हम लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे बनता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए बनता है और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी बनता है। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में क्या होता है, ग्रोथ होता है जिससे क्या बनता है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सूत्री विभाजन होता है जिससे दो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है जिससे बनता है चार स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है, चार स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या सेल ट्रांसफर करके क्या बना लेता है, स्पर्म। क्या बना लेता है, स्पर्म। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बनना। सॉरी एक मिनट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या हम पूछना चाह रहे हैं। सॉरी हम क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ स्पर्मेटिड से जो कहाँ गया यार, ये एक सेकेंड, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बना सेल ट्रांसफर करके, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, शुक्राणु जनन। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। यानी ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स हम यहाँ पे लिख देते हैं दो, क्योंकि ये कंफ्यूजन बना होता है। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन कहलाता है। लगता है इंक खत्म हो गया, शुक्राणु जनन। एक बार हम इंक भर लेते हैं। चलो खुल नहीं रहा, अभी है एक, इसको करते हैं आप इरेज। और ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, जितना भी VI लगा सकता है इसके आगे। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार स्पर्म के बारे में। देखो यार इंक था ही, लग रहा था कि इंक खत्म हो गया। ठीक है, हम बनाते हैं स्पर्म का फिगर। अब देखो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड। इस वाले पार्ट को बोलते हैं मिडिल यानी मध्य, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल यानी पूंछ। हेड टेल पूंछ। और इस स्थान को बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा बोलते हैं यानी इसे नेक बोलते हैं। ठीक, नेक। ठीक है, ये जो मध्य में क्या होता है, मध्य में होता है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है,
मिटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, बहुत सारा इसमें क्या होता है माइटो, अगर मैं बनाने की बात करूँ इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मध्य में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मध्य में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हेड वाले पार्ट में क्या होता है, एक दीर्घाकृत केंद्रक होता है। क्या होता है, दीर्घाकृत केंद्रक होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्रपिंडक। अग्रपिंडक, अग्रपिंडक में क्या होता है, तो अग्रपिंडक में होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, अंडाणु को भेदने में क्या करता है, मदद करता है। अंडाणु को भेदने में मदद करता है, ठीक। अंडाणु को भेदने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, अग्रपिंडक में जो एंजाइम्स होता है, ठीक। इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोग फिगर सही से बना लेना, हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और इसमें जो कितना स्पर्म करता है, एक बार में, एक मैथुन में कितना स्पर्म निकलता है, तो 20 से 30 करोड़। कितना, 20 से 30 करोड़ क्या होता है, स्पर्म एजुकुलेशन होता है एक बार में। जिनमें क्या होता है, 60% शुक्राणु क्या होता है, सामान्य आकार एवं आकृति का होता है। क्या होता है, सामान्य आकार एवं आकृति का होता है, सामान्य आकार एवं आकृति का होता है। और 40% क्या होता है, 40% क्या होता है, 40% स्पर्म जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशील होता है। क्या होता है, 40% जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशील होता है, तीव्र गतिशील होता है, ठीक। तीव्र गतिशील होता है। यहाँ पे हम इसको भी करते हैं, इधर इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। इस पार्ट को बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं मध्य, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं ग्रीवा, नेक। यहाँ पे क्या होता है, अग्रपिंडक होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। अग्रपिंडक में एक एंजाइम्स पाया जाता है जो क्या करता है, अंडाणु को भेजने में मदद कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसके प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। रजोदर्शन यानी मीनांक, क्या बोलते हैं, मीनांक। एंड अंतिम, जो सबसे अंतिम बार होता है उसे क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति। अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति यानी मेनोपॉज, मेनोपॉज, ठीक। क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति यानी मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज बोलते हैं। एंड में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो जाता है, 50 वर्ष बाद। 50 वर्ष बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन ये किसमें, फीमेल में, फीमेल में 50 वर्ष बाद क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। लेकिन मेल में जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो क्या होता है, जीवन पर्यंत बनता है। क्या बनता है, जीवन पर्यंत बनते रहता है। इसमें क्या होता है, जीवन पर्यंत बनते रहता है। जीवन पर्यंत क्या होता है,
बनते रहता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 फेज होता है। कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? अगर हम इधर लिखेंगे, इधर साफ आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना फेज है? 3 फेज है। पहला आता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। दूसरा आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। एंड तीसरा आता है लुटियल फेज। लुटियल फेज। लुटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज में कितने दिन आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का आता है? याद रख लो 28 दिन का आता है। कितने दिन का आता है? 28 दिन का। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है? ये भी रख लो 70 से 80 ml। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कभी भी ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं होता है। ब्लड डू नॉट क्लॉट। ये बात याद रखना। ब्लीडिंग फेज कितना होता है? 3 से लेकर के 5 दिन क्या होता है? ब्लीडिंग फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज कहाँ से कहाँ तक होता है? 5वें से लेकर के यानी 14वें दिन तक क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है। 14वें से लेकर के 28 दिन क्या होता है? लुटियल फेज होता है। बस इतना था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आ जाता है निषेचन। निषेचन कहाँ होता है? फिर नलिका में किस स्थान पे तुलनिका संकीर्ण का संधि स्थल में। बस ठीक है। निषेचन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन बनता है वही हम बताएंगे। निषेचन कहाँ होता है? सबसे पहले ये देख लो फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका में। ठीक है। निषेचन कैसे होता है वो प्रोसेस हम देखते हैं। फेलोपियन नलिका में कैसे होता है? यहाँ होता है नर, यहाँ पे क्या होता है? मादा। नर और नर में क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म। मादा में क्या बनता है? और उन दोनों मिलता है। मिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन होने से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज ये कितना है? 2 कोशिकीय 2 सेल। इससे कितना बनता है? 2 से बनता है 4। 4 से 4 से कितना बनता है? 8। 8 से कितना बनता है? 16। जब 16 8 से 16 वाला अवस्था होता है इसे बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। उसके बाद कितना आता है? 32 64। जब मोरुला जब 64 कोशिकीय अवस्था आ जाता है 32 से 64 तब इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यानी 64 कोशिकीय अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। निषेचन हो गया। अब निषेचन कंप्लीट। अब क्या होगा? तो अब आएगा सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। एक बार वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं। इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं। क्या टॉपिक है? सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट बोल रहा है पोस्ट कोरक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है जिसे जरायु अंकुरक
क्रोनिक में लाई जाती है। पहला क्या है, पोस्ट कोरोक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है जिसे क्या बोलते हैं, जरायु अंकुरक बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पोस्ट कोरोक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है जिसे क्या बोलते हैं, जरायु अंकुरक। दूसरा है पॉइंट, ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या बनाता है, जन्म नाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ कैनाल का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। तीसरा पॉइंट बोल रहा है जरायु अंकुरक और गर्भाशय उत्तक एक दूसरे से अंतरांगुलित हो जाती है जिससे अपरा का निर्माण होता है। अपरा का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है, जरायु अंकुरक और गर्भाशय उत्तक किससे होता है, जरायु अंकुरक और गर्भाशय उत्तक क्या होता है, एक दूसरे से अंतरांगुलित हो जाती है जिससे क्या होता है, अपरा का निर्माण होता है। अपरा का काम क्या होता है, अपरा का काम होता है पोषण को पहुंचाना, O2 को पहुंचाना बच्चे तक, ठीक है। अपरा क्या करता है, मां से पोषण, न्यूट्रिएंट्स और O2 को पहुंचाता है, उधर से क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ और CO2 को क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है। अपरा का काम यही है। अपरा क्या, अपरा नाभि रज्जु भ्रूण से जुड़ा होता है। अपरा क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, नाभि रज्जु भ्रूण से जुड़ा। अपरा से सिक्रेटेड हार्मोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपरा कौन कौन हार्मोन सिक्रेट करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटियम भी सिक्रेट करता है। कार्पस ल्यूटियम कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के दौरान जो ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज, अभी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में समझाएंगे लोग, बिठा दीजिए एक सेकंड, यहीं पे समझाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ओवम बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है जिससे क्या होता है, अंडोत्सर्ग होने से क्या बनता है, ओवम बनता है। ओवम, अगर इस ओवम का क्या होता है, इस ओवम का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम कहाँ आ जाएगा, ओवम ये धीरे धीरे डिजेनरेट होते रहते क्या जाएगा, हाँ ब्लड के रूप में कहाँ जाता है, ये ओवम कहाँ जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम कहाँ जाएगा, ये ओवम डिजेनरेट होगा, ये बनेगा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इंक्रीज लेवल है, समझ लो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में गिरावट है, समझो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत कम बन रहा है, समझो क्या वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को इसलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, समझ में आ गया। उसके बाद अंडाशय से क्या होता है, रिलेक्सिन हार्मोन भी स्राव होता है। एंड प्रेग्नेंट के टाइम रिलीज हार्मोन, प्रेग्नेंट अगर कोई होता है तो उस टाइम कौन रिलीज होता है, कॉमन तीन है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। और सब भी चीज क्या होता है, होने लगता है, जैसे थायरोक्सिन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, कॉर्टिसोल हुआ एंड प्रोलैक्टिन हुआ। अब बात करते हैं भ्रूणीय परत का नाम। तीन भ्रूणीय परत होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसी तीनों परत से क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों से पूरे शरीर का निर्माण होता है। स्टेम कोशिका होता है, स्टेम कोशिका से क्या होता है, अंग बनता है, ऊतक बनता है, अंग का निर्माण होता है। एक स्टेम सेल से ही पूरे शरीर बनता है।
अब बात ये आती है किस मंथ अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें आप क्या चाइल्ड डेवलप करेगा, तो कैसे उसमें चाइल्ड डेवलप करेगा वो देखिए। फर्स्ट मंथ क्या बनता है, जैसे ही हार्ट बनता है, जैसे ही हार्ट बना, हार्ट बनने के बाद क्या करेगा, हार्ट बीट करेगा। जैसे ही हार्ट बीट करता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको क्या आती है, वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग आती है तो अब लोग क्या बोलने लगते हैं, उस घर की जो होती है तो वो क्या बोलने लगती है, आप मामा बनने वाले हैं, तो आप दादा बनने वाले हैं, आप चाचा बनने वाले हैं। यहीं से पता चलता है जब हार्ट फर्स्ट टाइम क्या करता है, बीट करता है, तो क्या होता है, वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है। ठीक, सेकेंड में क्या बनता है, उंगली एवं पाद। ये पिछले साल ही बिहार बोर्ड में पूछा गया है, पिछले साल ही पूछा गया से कि उंगली एवं पाद का निर्माण कब होता है, तो सेकेंड मंथ के अंत में। फर्स्ट तिमाही में क्या होता है, सभी अंग एवं अंगतंत्र का निर्माण होने लगता है। पांचवें माह के अंत तक क्या होता है, गर्भ फर्स्ट बार गर्भ क्या होता है, मूवमेंट करता है पांचवें माह के अंत में। 24वें सप्ताह में क्या होता है, यानी छठे मंथ में पूरे शरीर पर कोमल बाल और आंख की पलके अलग अलग ब्रोनिया बन जाती है। पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाती है 24वें सप्ताह में, और आंख की पलके अलग अलग हो जाती है और ब्रोनिया बन जाती है। 9वें मंथ में क्या हो जाती है, परसों का क्या होता है, गर्भ के लिए तैयार हो जाता है। एंड अंतिम टॉपिक आ जाता है परसों एंड दूध सेवन। परसों क्या होता है, परसों कितना, परसों का टाइम क्या है, 9.5 माह दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, 9.5 माह जब परसों तैयार हो जाता है तो गर्भ में क्या होता है, गर्भ में क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, तीव्र संकुचनशील पैदा होता है, जिससे क्या होता है, गर्भ बाहर निकला जाता है। क्या होता है, क्या होता है, गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना ही, यानी शिशु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। प्रसव क्या है, एक जटिल अंतःस्रावी तंत्र द्वारा प्रेरित होता है। किसके द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिक्रीट के द्वारा होता है। प्रसव क्या है, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा द्वारा क्या होता है, ये पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा द्वारा क्या होता है, संकेत होता है। परसों क्या होता है, संकेत देता है, किसके द्वारा, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा द्वारा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। अब शुरुआती, अब क्या होता है, दुग्ध स्राव। दुग्ध स्राव में क्या होता है, जो माँ दुग्ध उसी दौरान क्या होता है, जब वो क्या होता है, बच्चे को जन्म देती है तभी उसमें दुग्ध बनता है। उससे पहले क्यों नहीं बनता, उससे पहले इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बनता। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बनेगा, दुग्ध कौन बनाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है तो उसमें दूध बनने लगता है। जब बच्चे जन्म देती है तो वो दूध क्या करती है, अपने बच्चे को पिलाती है। तो शुरुआती माह के दूध को क्या बोलते हैं, प्रथम स्तनीय खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम स्तनीय खीस, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्या, कोलेस्ट्रॉल। इस माँ को दूध, बच्चे को दूध पिलाने के लिए 6 मंथ तक बनाया जाता है। क्यों, कि माँ के शुरुआती दूध में क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जानना करते हैं, एंटीबॉडी क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।